गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 6 प्रीवियसली 2 लेक्चर देख लिए इसके, और 2 लेक्चर में हमने बेटा इसके 2 बेसिक टॉपिक डिस्कस किए थे, इफ यू रिमेंबर दैट। तो पहला जो हमारा टॉपिक था दैट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, राइट। आपने पढ़ा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या था। मैं एक छोटा सा आपको एक फास्ट रिवीजन करा देता हूँ प्रीवियस क्लास का। तो मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक रिफॉर्म जनरली हमारी कुछ पॉलिसीज आई थी बेटा 1991 में। यानी कि भारत सरकार ने 1991 में 1991 में बेटा कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज न्यू इंट्रोड्यूस करी थी, और कुछ जो पुरानी पॉलिसीज थे बेटा उनको रिप्लेस किया था, राइट। जैसे हमारी जो पुरानी पॉलिसी थी बेटा, लाइसेंसिंग, कोटा एंड परमिट। आपने पढ़ा होगा LQP पॉलिसी को हमने रिप्लेस्ड बाय LPG पॉलिसी से। किससे किया बेटा इसको रिप्लेस हमने? LPG पॉलिसी से, राइट। एल का मतलब था लाइसेंस। याद कीजिए आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि भारत सरकार ने लाइसेंसिंग पॉलिसी अडॉप्ट करी थी बेटा टू गवर्न द प्राइवेट सेक्टर, इफ यू रिमेंबर दैट, राइट। तो वही पॉलिसी यहाँ पर बेटा कॉन्टिन्यूली हमने क्या कर दी बेटा, रिप्लेस करी थी। तो जो एल था बेटा हमारा, यानी कि लिबरलाइजेशन से इसको हमने क्या किया बेटा, रिप्लेस किया। यानी कि जो लाइसेंसिंग पॉलिसी थी उसको हमने रिप्लेस किससे किया? लिबरलाइजेशन से, राइट। यानी कि लाइसेंसिंग का छुटकारा। फिर आया हमारे पास कोटाज, राइट। तो यहाँ पर कुछ बेसिक प्रोडक्शन एरिया बेटा फिक्स थे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, यानी कि पब्लिक सेक्टर के लिए, जहां पर प्राइवेट सेक्टर का आना जाना प्रोहिबिटेड था। यानी कि प्राइवेट सेक्टर उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में बिजनेस नहीं कर सकती, दैट इज कोटा लिमिट लगी हुई थी। और इसको बेटा हमने रिप्लेस किया, दैट इज विद प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। एंड द परमिट सिचुएशन क्या था बेटा, कि अगर कोई भी पर्सन इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्टिविटीज में इंडल्ज है तो उस व्यक्ति को परमिट लेना होता था बेटा बिफोर 1991। बट इस पॉलिसी को हमने रिप्लेस कर दिया ग्लोबलाइजेशन से। तो यानी कि जो हमारी 1991 से पहले की जो अर्थव्यवस्था थी वो इस पॉलिसी पर आधारित थी। बिफोर 1991 जो भारत की अर्थव्यवस्था थी बेटा वो किस पे थी? LQP पॉलिसी पे काम करती थी। बट अगर मैं आफ्टर 1991 की बात करूं, 1991 की बात करूं बेटा, तो हमारी पॉलिसी, हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है बेटा वो LPG पॉलिसी पे आधारित है। हालांकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है बेटा, LPG। विल गोइंग टू अ डिटेल डिस्कशन ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में लाइसेंसिंग पढ़ा, कोटास पढ़ा एंड परमिट पढ़ा, कि अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर हैवी ड्यूटीज लगाती थी सरकार, आपको परमिट लेना पड़ता था, मतलब बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, राइट। एंड कोटा लिमिट अगेन के प्राइवेट सेक्टर की एंट्री प्रोहिबिटेड थी, रेस्ट्रिक्टेड थी बेटा सर्टेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन। तो वहां पर कोटा लिमिट लगा हुआ था बेटा किसके लिए? गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। और जो लाइसेंसिंग पॉलिसी, प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करना अलाउ था बट आफ्टर ऑब्टेनिंग द लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, राइट। ये हमने बेसिकली प्रीवियस क्लास में देखा, एंड आई होप सो कि आपने प्रॉपर तरीके से इसका रिविजन कर रखा होगा। फिर हमने ये पढ़ा नीड ऑफ NEP पॉलिसी। सर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी 1991 में कि गवर्नमेंट को फील हुआ कि हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए? तो इफ यू रिमेंबर दैट कि मैंने आपको 5 पॉइंट्स कराए होंगे, कि ये 5 पॉइंट्स हमें बताते थे कि किस तरीके से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो था हाई फिस्कल डेफिसिट। हाई फिस्कल डेफिसिट बेटा गवर्नमेंट बजट चैप्टर कराऊंगा एक, वहां पर इसको काफी डिटेल में पढ़ाऊंगा कि हाई फिजिकल डेफिशिट यानी कि फिजिकल डेफिशिट होता क्या है और ये इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। वैसे तो मैंने प्रीवियस क्लास में आपको समझाया होगा थोड़ा बहुत इसका, बट अगेन इसके डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन है बेटा वो गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। वो जल्दी हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा। फिर हमारा जो सेकंड सिचुएशन था BOP क्राइसिस, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया था बेटा, जहां पर इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो गए थे और एक्सपोर्ट हमारे बेटा घटते जा रहे थे बहुत ज्यादा, राइट। जिसकी वजह से बेटा BOP क्राइसिस आ गया था, ये आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। और जो थर्ड पॉइंट था बेटा हमारे पास वो था फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था बेटा वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा था।
कम होता जा रहा था। इवन हमारे पास 10 दिन के बिल्स ऑफ इंपोर्ट बिल्स के पेमेंट करने के लिए बेटा पैसा नहीं था इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट। तो इसकी वजह से भी हमें किसको लॉन्च करना पड़ा बेटा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को। और एक था इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, इन्फ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, यानी कि इसको मैं शॉर्ट में बोलूं तो महंगाई, प्राइस का बढ़ना, यानी कि राइज इन प्राइस। तो महंगाई के कारण भी बेटा हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च करना पड़ा। और जो लास्ट हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था बेटा, पुअर परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ PSUs, ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी बेटा, उनकी लो परफॉर्मेंस थी, पुअर परफॉर्मेंस थी, जिनके कारण हमें बेटा एक न्यू आर्थिक नीति की जरूरत पड़ी 1991 में बेटा। भारत की इकोनॉमी यहाँ पे डिवाइड हो गई दो सेगमेंट में, और इसी ईयर को बोला जाता है द ईयर ऑफ इकोनॉमिक डिवाइड। 1991 को बेटा भारत के इतिहास में बोला जाता है द ईयर ऑफ इकोनॉमिक डिवाइड, यानी कि इस ईयर में बेटा हमारी अर्थव्यवस्था डिवाइड हो गई। जो अर्थव्यवस्था क्लोज अर्थव्यवस्था थी बेटा बिफोर 1991, नाउ आफ्टर 1991 इट बिकम द ओपन इकोनॉमिक्स, एक ओपन अर्थव्यवस्था बन गई बेटा, जो इंटीग्रेट हो गई बेटा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, नॉलेजेबल है बेटा, काफी इन्फॉर्मेशन है इस चैप्टर में। तो आई होप सो कि ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं कि आपने प्रॉपर तरीके से अच्छे से पढ़ रखी है, ठीक है। अगेन अभी भी जिसने नहीं देखा हुआ है वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा बेटा, ठीक है। तो बेटा अभी जो मैंने रिवीजन करा है कि ये सब चीजें आपने पढ़ी बेटा पिछले क्लास में, वो रिकॉर्डेड क्लास थी बेटा, राइट। मैंने लाइव क्लास नहीं लिया था, रिकॉर्डेड क्लास था, क्योंकि जो कुछ मैंने अभी आपको बताया कि सारी चीजें क्लियर हो गई थी आपको प्रीवियस क्लास में। या किसी स्टूडेंट को किसी पॉइंट के ऊपर कोई डाउट है, प्लीज यू मे आस्क। हाँ जी, है किसी को डाउट है? आई श्योर ना? चलो बेटा, मैं अगेन मैं कह रहा हूँ, जिस बच्चे ने प्रीवियस क्लासेस दो लेक्चर नहीं देखे हुए, मैंने दो लेक्चर भेजे थे ग्रुप में बेटा, अगर वो दो लेक्चर आपने नहीं देखे हुए तो आगे आने वाली क्लासेस आपको बहुत दिक्कत देंगे। सो मेक श्योर कि आपने प्रॉपर तरीके से उन लेक्चर्स को देखा हुआ हो, ठीक है। क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक नंबर 3। तो मैं ये दो टॉपिक आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में करवा चुका हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं, आज का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं विद टॉपिक नंबर 3। हेडिंग डालिए फटाफट से, एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब फटाफट से हेडिंग डालेंगे, एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। चलिए टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 3, और नलाई को पार्टिसिपेट सबको करना है, ठीक है। अगर आप कुछ पूछता हूं तो आंसर सबकी तरफ से आना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट में NEP भी बोलते हैं बेटा, NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसको ना इकोनॉमिक कर दो, ये ज्यादा बेटर रहेगा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तो कहते हैं 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तीन बेसिक एलिमेंट्स थे बेटा, जो हमें अगेन काफी डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहला एलिमेंट था लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। दूसरा बच्चे हमारे पास था प्राइवेटाइजेशन। थर्ड वी आर हैविंग ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट है बेटा, और ये हमारी कम से कम नहीं तो काफी क्लासेस भी इनमें कंट्रीब्यूट होंगी। तो प्रॉपर तरीके से इसको अच्छे से समझिएगा, काफी बड़ा चैप्टर है बेटा ये, ठीक है। हालांकि ये तीनों टॉपिक खत्म, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, बट ये तीनों ही टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, काफी डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है और ग्लोबलाइजेशन क्या है। देखो आपका सबसे ज्यादा समय जो लगने वाला है वो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में लगने वाला है बेटा। लिबरलाइजेशन अगेन काफी लेंथी टॉपिक है बेटा, तो इसमें तो हमारा समय ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। तो ये तीन एलिमेंट्स है बेटा हमारे
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आई थी, ठीक है। और इसने इकोनॉमी को काफी चेंज किया, काफी रिफॉर्म्स आए बेटा इसकी वजह से इकोनॉमिक्स में, क्योंकि हमने यहाँ पर काफी चीजें जो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी थी बेटा, जो 1991 से पहले क्लोज था। तो लिबरलाइजेशन क्या है, इसका मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ, देन इसकी थ्योरी लिखेंगे, एंड डेफिनेटली काफी बेटर तरीके से हमें टॉपिक समझना है। 2 मिनट ना साइलेंटली सुनिएगा, क्योंकि बेटा एक बार कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हो जाए ना, देन थ्योरी तो बहुत आसान है, वो हमें समझ में आ जाएगी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्या हमें कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, लिबरलाइजेशन आया क्यों, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल 2 मिनट बिल्कुल साइलेंटली कॉन्सेंट्रेशन से सुनिएगा, राइट। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस यहाँ पर करवाने वाला हूँ, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा बेटा। तो देखिए जरा इधर, ठीक है। इधर देखो, अगर मैं बिफोर 1991 की बात करूं, बिफोर 1991, सॉरी ये तो 1999 हो गया। अगर मैं बिफोर 1991 की बात करूं, ठीक है, तो सर सिचुएशन क्या थी। सिचुएशन ये थी सर कि जितने भी प्राइवेट फर्म्स थे, या यू कैन से प्राइवेट एंटरप्राइजेस थे, जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस थे, ठीक है, या यू कैन से प्राइवेट सेक्टर भी कह सकते हैं इसमें, राइट। आप एंटरप्राइज बोलिए, प्राइवेट सेक्टर बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर ये ना फ्रीली बिजनेस नहीं कर सकते थे, यानी कि कांट पार्टिसिपेट फ्रीली इनटू बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। यानी कि ये प्रॉपरली बिजनेस एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं हो सकते थे। और गवर्नमेंट ने वहां पर वैलिड कारण ये दिया था कि यार अगर प्राइवेट सेक्टर को हम ओपनली हर जगह पार्टिसिपेट करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर प्रमोट नहीं हो पाएगा। बट इसका नुकसान ये हुआ बेटा कि प्राइवेट सेक्टर को कहीं ना कहीं हमने एक लाइसेंस में बांध के रख दिया कि भैया जो भी आपको बिजनेस करना है करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू विल हैव टू ऑब्टेन लाइसेंस। अब जरा मुझे एक लॉजिकली बात बताना बेटा, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, थ्योरेटिकली बात ना करूं, क्योंकि देखो बुक्स में लिखा कुछ होता है, लॉ में लिखा कुछ होता है, बट प्रैक्टिकली वो चीजें अप्लाइड होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल टास्क लगता है। तो गवर्नमेंट ने प्रॉपरली एक रूल्स एंड रेगुलेशन तो बहुत अच्छे बनाए थे, क्या उसका इम्प्लीकेशंस वैसे ही हुआ? नो सर। अभी जो लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन होता था ना, लाइसेंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था, वो डेफिनेटली कौन करते थे? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। बिल्कुल सर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लाइसेंस का डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और इस वजह से बेटा क्रिएट हुआ इकोनॉमी में करप्शन, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े जो बिग एंटरप्रेन्योर्स थे उस टाइम पे, प्राइवेट सेक्टर के फर्म्स थे बेटा, तो वो नहीं चाहते थे कि कंपटीशन क्रिएट हो मार्केट में। क्या हो बेटा? कंपटीशन क्रिएट हो और कोई दूसरा इंडिविजुअल पर्सन भी बिजनेस करना शुरू करे जिनसे उनको नुकसान होगा। तो उन्होंने क्या करना शुरू करा, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे बेटा, तो उनको वो करप्शन यानी कि ब्राइवरी करने लग गए, ब्राइवरी करने लगे, करप्शन हो बढ़ने लगा बेटा। अब डेफिनेटली ना देयर इज एक छोटी सी शुरुआत होती है बेटा, फिर तो ये बढ़ता जाता है सिचुएशन। तो एज यू नो कि भारत का इतिहास जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का है वो कुछ खास नहीं है बेटा, देयर इज अ वेरी करप्टेड सिचुएशन आ देयर। बहुत रेयर ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे जो थोड़े ईमानदारी से काम करते थे, इनका नंबर माइनॉरिटी में आता है जनरली। बट जो मेजोरिटी ऑफ पीपल बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दे आर मोस्ट करप्टेड पर्संस इन इंडिया, राइट। जैसे कि आप जानते हैं, इसमें कुछ बोलने वाली बात तो है नहीं। तो इसका कारण ये हुआ बेटा कि कुछ इस करप्शन के कारण सम बिग एंटरप्रेन्योर यानी कि सब बिग प्राइवेट जो एंटरप्राइजेस थे, राइट, उनका तो बिजनेस काफी बड़ा, ठीक है, क्योंकि जनरली वो रिश्वत दे देते थे, ब्राइवरी करते थे। और जब ब्राइब्स मिलती थी तो लाइसेंस उनके अलावा फिर किसी को मिलता नहीं था जनरली। तो जो हुआ क्या, कुछ सिलेक्टिव लोग ही डेवलप हो पाए। अब जब सिलेक्टिव लोग डेवलप होते हैं तो इकोनॉमी को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। नुकसान क्या होता है बेटा, कि एक बात बताइए कि एक तो प्राइवेट सेक्टर में कुछ ही लोग डेवलप हो पा रहे हैं, अब वो कुछ ही लोग ने कंपटीशन को रोक दिया जी। अब कंपटीशन रुक गया, तो कंपटीशन रुकने से क्या, मुझे एक बात बताइए, प्राइसेस बढ़ेंगे? बिल्कुल सर। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन काम कर रहा है, मोनोपोली हो जाएगी ना उसकी। और जब मोनोपोली हो गई तो क्या भाई साहब, प्राइसेस पे कंट्रोल आ गया। प्राइसेस पे कंट्रोल आने का मतलब कंज्यूमर का नुकसान होगा, तो फिर वही एक्सप्लॉइटेशन की इकोनॉमी बन जाएगी।
भैया अंग्रेजों से एक्सप्लोटेशन रहा, क्या अब अपने देशवासियों से भी एक्सप्लोटेशन सहे हमारे कंज्यूमर? तो गवर्नमेंट ने 1991 में रियलाइज किया कि यार ये लाइसेंसिंग पॉलिसी हमने करी तो पॉजिटिव तरीके से लॉन्च थी, बट इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में बड़ा नेगेटिव पड़ा। तो इसके बाद हुआ क्या, गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आई। 1991 में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भैया अब अर्थव्यवस्था को हमें अंडर द लिबरलाइजेशन चलाना चाहिए। मतलब इसका बेसिक मीनिंग ये होता है फ्री फ्रॉम लाइसेंस और एनी कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। हालांकि कुछ चीजों में बेटा बेटा डेफिनेटली आज भी रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ कुछ चीजों में आज भी प्राइवेट सेक्टर इंडल्ज नहीं हो सकता है, डेफिनेटली दैट इज नेसेसरी आल्सो, वरना बेटा दिक्कत हो जाएगी। बट द पॉइंट, मोस्ट ऑफ बिजनेस में गवर्नमेंट ने किस चीज को अलाउ कर दिया गया, लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन का बेसिक मतलब होता है फ्री फ्रॉम लाइसेंसिंग ही हटा दिया भाई साहब, लाइसेंसिंग पॉलिसी को खत्म कर दिया गया। पूरी तरह से नहीं बेटा, आज भी कुछ चीजों में प्राइवेट सेक्टर प्रॉपरली बिजनेस नहीं कर सकता, उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। बट 90% चीजों में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, भैया करो, कोई लाइसेंस की जरूरत आपको नहीं है। यानी कि लाइसेंसिंग खत्म तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं आएगी, और जब लाइसेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं आएगी बच्चे, तो फिर कोई भी पर्सन क्या बिजनेस सेटअप कर सकता है? हाँ, और जब कोई भी पर्सन बिजनेस सेटअप करेगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइसेस रिड्यूस होंगे बेटा, और प्राइसेस रिड्यूस होंगे तो इकोनॉमी का भी डेवलपमेंट है, और कंज्यूमर भी बेटा एक प्रॉपर प्राइस में एक अच्छे गुड्स को परचेज कर पाएगा। तो लिबरलाइजेशन को लाने का सबसे बड़ा कारण ये था बेटा, क्योंकि लाइसेंसिंग पॉलिसी बिकम द मोस्ट करप्टेड, करप्शन को इसने क्रिएट करा बेटा, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था को हमें बड़ा ही नुकसान हुआ, और ब्लैक मनी भी क्रिएट हुआ बेटा। तो जिस वजह से भारत सरकार ने डिसीजन लिया कि भैया इन लाइसेंसिंग को और जो भी कंट्रोल भारत सरकार लगा रही है बेटा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, उसको रिमूव कर दिए जाए, और प्राइवेट सेक्टर को फ्री कर दिया गया बेटा, किससे? लाइसेंसिंग से, किसी भी तरह के रेस्ट्रिक्शन से प्राइवेट सेक्टर को फ्री कर दिया। क्या फ्रीली आज की डेट में देखो बेटा, कोई भी प्राइवेट पर्सन अगर बिजनेस करना चाहता है, कोई रोक टोक नहीं है, आप आराम से बिजनेस करें सब्जेक्ट टू कंडीशन। जिन बिजनेस को सरकार करने को मना करती है वो नहीं कर सकते, बाकी सारे बिजनेस जो कानूनी सही है बेटा, वो सारे बिजनेस बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के आप कंडक्ट कर सकते हैं। हाँ, कहीं कहीं पे कुछ रेगुलेशंस आपको फॉलो करनी पड़ेंगे, लॉ तो आपको फॉलो करना पड़ेगा बेटा, बट आपके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन। आई यू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन? क्या आपको लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? बेटा करप्शन क्यों होगा? जैसे फॉर एग्जांपल यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, आपके पास पावर है कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस दे सकते हो, बट मैं चाहता हूं कि किसी को लाइसेंस ना मिले, मेरा ही बिजनेस चले। तो मैं बोलूंगा भाई साहब देखो, आप मेरे को लाइसेंस दे दो, दैट पर्टिकुलर अमाउंट, ये पैसा रखो, मुझे लाइसेंस दे दो। यानी कि जो बड़े पैसे वाले लोग थे बेटा, उन्होंने क्या बोला कि आप पैसा रखो, लाइसेंस हमें दो, यानी कि हम बिजनेस करेंगे और कोई भी पर्सन बिजनेस नहीं, और जिसके पास पैसा नहीं है, दिमाग है, बिजनेस कर सकता है, उसके पास पैसा नहीं आएगा। इसलिए होता था करप्शन बेटा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल करप्शन क्यों करते हैं बेटा? लाइसेंस देने के लिए ना, आपको लाइसेंस चाहिए, आप, मेरे पास पावर है, मैं आपको लाइसेंस तभी दूंगा, आपने मुझे कुछ पैसा दे दिया। मेजोरिटी यही थी बेटा, हाँ कुछ लोग सही भी थे, नो डाउट। समझ आया लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट? बोलो। हेलो गाइस, सो रहे हो क्या तुम लोग? पार्टिसिपेट नहीं करोगे, क्लास से बाहर निकाल दूंगा ना, को पहले बता रहा हूँ। समझ आ रहा है तो यस बोलो। आई वॉन्ट पार्टिसिपेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन, अदरवाइज मैं एक एक बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दूंगा। कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। प्रॉपरली क्लियर हो गया विद कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको फटाफट से। अगेन विवेक, आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा बिल्कुल भी। चलो इसको नोट करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसकी थ्योरी वाले सिचुएशन में चलते हैं। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट, जल्दी नोट करेंगे इसको फटाफट से, ठीक है। चलिए देखिए, तो लिबरलाइजेशन क्या है बेटा, थोड़ा इसका थ्योरी सिचुएशन देख लेते हैं। कहते हैं लिबरलाइजेशन, ओह सॉरी, लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी मीन्स फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट, प्रोड्यूसिंग यूनिट
फ्रॉम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल imposed by the government। ठीक है। अब बेसिकली क्यों लिबरलाइजेशन आया, इसके कुछ ऑब्जर्वेशन, हालांकि मैं आपको पढ़ा तो चुका हूँ कॉन्सेप्ट में, बट हमें थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी बेटा। तो इसका ना कुछ ऑब्जर्वेशन लिखवाऊंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। देखिए, सम फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। देखिए, सबसे पहला था हमारे पास, प्रायर 1991 गवर्नमेंट हैड imposed several type of several type of control on private sector, several type of control on private sector in the domestic economy. Some examples are industrial licensing, import license। import license आज भी है बेटा, बट काफी रिलैक्स है, इसमें रिलैक्सेशन काफी है। प्राइस कंट्रोल, कि आप एक लिमिट से ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते बेटा। फिनेंशियल कंट्रोल, ठीक है, एक्सेट्रा। ऐसी बहुत सारी कंट्रोल्स थे बेटा जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इम्पोज करे गए थे वाया गवर्नमेंट। ओके, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। नाउ फिर गवर्नमेंट ने ऑब्जर्व किया, इट वाज एक्सपीरियंस्ड बाय द गवर्नमेंट by the government that several outcomes, या यू कैन से शॉर्ट कमिंग लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। शॉर्ट कमिंग, शॉर्ट कमिंग बेटा, शॉर्ट कमिंग लिखा हुआ है, ठीक है। शॉर्ट कमिंग, ये आर बीच में छूट गया इसका। शॉर्ट कमिंग हैड emerged in the economy on account of these control। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन। और जिसकी वजह से हुआ क्या, these control had given rise to corruption, undue delays, अननेसेसरी काम डिले होने लग गया बेटा, क्योंकि लाइसेंस आपको नहीं मिलता था जब तक आप कुछ चढ़ावा नहीं चढ़ाते थे, मतलब वही रिश्वत। ठीक है, या फिर बहुत सारा पेपर वर्क, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे ही परेशान हो जाते थे बेटा। आज भी अगर जहाँ पर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है बेटा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की, यू कैन फील कि वहां पर काम कितना डिले होता है। तो जब काम डिले होगा बेटा, तो डेफिनेटली ग्रोथ तो आपकी डाउन होगी। तो इसलिए कहते हैं ग्रोथ रेट्स ऑफ जीडीपी had fallen sharply and high cost economic
सिस्टम। चलिए, तो दीज आर सम बेसिक रीजंस। इसको नोट कीजिए बेटा फटाफट से आप लोग, फिर वन बाय वन इसको समझाता हूँ मैं। ये ऊपर वाला नोट कर लिया था आप लोगों ने? हाँ जी, ये नोट कर लिया था? ठीक है, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए फटाफट से, फिर उसको समझते हैं। तो जैसे कि हमने लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, एंड आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। तो देखिए लिबरलाइजेशन है क्या। तो कहते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी मींस, इसका मतलब है कि फ्रीडम कर दिया गया किसको, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को। भैया प्रोड्यूसिंग यूनिट बोले तो अगर मैं जनरल बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को, यानी कि जो भी पर्सन था, जो एंटरप्राइजेस, जो बिजनेसेस थे, कौन से सेक्टर के बेटा, प्राइवेट सेक्टर के, उनको हमने एक फ्रीडम दे दी। हमने किसने बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है जी। सर फ्रीडम किससे? सर वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी कंट्रोल भारत सरकार ने इम्पोज कर रखे थे इनके ऊपर, ठीक है, यानी कि उन कंट्रोलों से जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्पोज कर रखे थे बेटा, प्रोड्यूसिंग यूनिट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, उनसे हमने उनको फ्रीडम प्रोवाइड कर दी। राइट। सर फ्रीडम क्यों प्रोवाइड करी? राइट। और ऐसा कौन से कंडीशन लगे थे बिफोर 1991 की लिबरलाइजेशन लाना पड़ा? तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है बेटा यहाँ पर लिबरलाइजेशन को लाने के पीछे की। ये देयर आर सम बेसिक ऑब्जर्वेशन, तो इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए कह रहा है जी, प्रायर 1991, 1900 1991 गवर्नमेंट हैड इम्पोज सेवरल टाइप्स ऑफ कंट्रोल ऑन प्राइवेट सेक्टर। यानी कि भारत ने 1991 से पहले, राइट, तो बहुत सारे कंट्रोल लगा रखे थे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डोमेस्टिक इकोनॉमी में। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, प्राइस कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल एक्सेट्रा। बहुत सारी बेटा ऐसे कंट्रोल थे जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लगे हुए थे। क्या बिग फंडिंग, बिग हाउसिंग फंडिंग से फंड नहीं ले सकते वगैरह वगैरह, दुनिया भर की कंडीशंस थी बेटा। उन सारे कंट्रोल के कारण क्या हुआ, तो इन कंट्रोल के कारण ये हुआ जी, इट वॉज एक्सपीरियंस, सरकार का एक्सपीरियंस हुआ कि इन पॉलिसीज के कारण इकोनॉमी में बहुत सारी शॉर्ट कमिंग्स आ गई, कमियां होगी बेटा। ठीक है, हैज एमर्ज इन द इकोनॉमी ऑन अकाउंट ऑफ दीज कंट्रोल। ठीक है, और इन कंट्रोल की वजह से शॉर्ट कमिंग्स क्या थी वो इसमें बताया गया है। दिस कंट्रोल हैड राइजन ऑफ करप्शन आया, अनड्यू डिले, अननेसेसरी काम डिले होने लगे बेटा। जो काम एक दिन पहले होना, एक दिन में होना चाहिए था, उसमें 10-10 दिन लग गए। तो जब इतना ज्यादा टाइम लगेगा तो अननेसेसरी डिले के कारण इकोनॉमी तो डाउन होगी ना। और इन एफिशिएंसी, काम प्रॉपर तरीके से एफिशिएंटली नहीं होता था, रिसोर्सेज का वेस्टेज होने लगा। तो दीज आर द आउटकम्स ऑफ दिस पॉलिसी। इसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ ऑफ जीडीपी है, ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी है, वो भी बेटा शार्पली गिरने लगा। ठीक है, और हमारी इकोनॉमिक हाई कॉस्ट इकोनॉमी बनने लग गई। बेटा जिस इकोनॉमी में कंपटीशन नहीं होगा, मोनोपोली कंट्रोल रहेगा, तो उस इकोनॉमी में बेटा हाई कॉस्ट इकोनॉमी ही क्रिएट हो जाती है। और क्योंकि यहाँ पर लाइसेंसिंग कुछ बेसिक लोगों के पास ही था बेटा, कुछ सिलेक्टिव लोगों के पास ही, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था होते उस लेवल से कंपटीशन को जनरेट नहीं कर पाई। इस वजह से बेटा गवर्नमेंट को लगा कि नाउ हम इन जो जितने भी हमने जो कंट्रोल्स लगा रखे हैं बेटा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, इन सब को हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तभी अर्थव्यवस्था का ग्रोथ पॉसिबल है। ठीक है जी। तो इसलिए बेटा भारत सरकार ने लाइसेंसिंग, जितने भी कंट्रोल, लाइसेंसिंग पॉलिसी एक्सेट्रा, जितने भी कंट्रोल लगा रखे थे बेटा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर डोमेस्टिक इकोनॉमी में, उन सब के सब, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, उन सबको बेटा फ्रीडम प्रोवाइड कर दी, उन सबसे फ्रीडम प्रोवाइड कर दी, किसको, प्राइवेट सेक्टर को। समझ आया बच्चों? क्लियर हुआ आपके एवरीवन? किसी को कोई डाउट प्लीज पूछें। किसी भी पॉइंट में, कोई भी पॉइंट में डाउट है तो प्लीज पूछें। नहीं है किसी को भी डाउट? चलो बहुत बढ़िया। चलिए जरा देखेंगे प्लीज, इधर ध्यान दीजिए। जो जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया लिबरलाइजेशन, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा।
नाउ सर, जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी आई, इसने इकोनॉमिक्स में कौन कौन से रिफॉर्म्स लेकर आई, राइट? हाउ मेनी रिफॉर्म्स आर अंडर लिबरलाइजेशन? तो यहाँ पर कुछ बेसिक सेक्टर्स थे जहां पर रिफॉर्म्स आए बेटा लिबरलाइजेशन के तहत। तो लिखेंगे फटाफट से मेरे साथ के साथ। लिबरलाइजेशन इंक्लूडेड द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। यानी कि लिबरलाइजेशन के तहत बेटा अभी कुछ बेसिक सेक्टर्स में आपको लिखवाऊंगा, तो इन सेक्टर्स में रिफॉर्म्स आया। ठीक है, तो सबसे पहला सेक्टर था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्रीज के सेक्टर में रिफॉर्म आया। दूसरा, फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर था बेटा उस सेक्टर में रिफॉर्म्स आया। थर्ड था बेटा हमारे पास फिस्कल रिफॉर्म। इसमें बेटा भारत में टैक्सेशन में रिफॉर्म्स आया था। और इवन दो इसमें अभी रिसेंट भी रिफॉर्म आया, बहुत जबरदस्त रिफॉर्म 2017 में बेटा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो ये कुछ बेसिक चार सेक्टर हैं बेटा जिनमें बेसिकली लिबरलाइजेशन के तहत रिफॉर्म्स आए थे। और ये चारों सेक्टर को काफी डिटेल में डिस्कस करना है हमें कि इंडस्ट्रीज में कौन से रिफॉर्म्स थे, जो फाइनेंशियल सेक्टर था उसमें कौन कौन से रिफॉर्म्स थे, जो फिजिकल रिफॉर्म्स क्या थे, और जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स आए लिबरलाइजेशन की वजह से। अगेन, अभी हम सिर्फ लिबरलाइजेशन ही पढ़ रहे हैं बच्चे, अभी हमारा प्राइवेटाइजेशन शुरू नहीं हुआ है, राइट? तो इसी टॉपिक में लिबरलाइजेशन में हमें काफी टाइम लगेगा, कम से कम 2 से 3 क्लासेस लगेंगी इसमें, जहां पर मैं आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स कराऊंगा, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स कराऊंगा, फिजिकल रिफॉर्म कराऊंगा एंड एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म, राइट? तो ये काफी लेंदी टॉपिक्स हैं, तो आराम आराम से रिलैक्सली इन चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आज मैं आपको थोड़ा बहुत डिस्कस कराऊंगा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स थे। ठीक है, तो ये हेडिंग लिख लीजिएगा फटाफट से, एंड आई होप सो कि आप लिख रहे हो मेरे साथ के साथ। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो लिबरलाइजेशन के अंदर बेटा सबसे पहला रिफॉर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में। बेटा जैसे कि लाइसेंसिंग पॉलिसी हटाई थी, तो इंडस्ट्रीज में कुछ तो चेंज आया होगा बेटा इससे। हाँ जी, तो इंडस्ट्रीज सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आए वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जरा आप मेरे साथ के साथ लिखिएगा, ठीक है ना? नोटिंग जरूर कर लेना एक एक पॉइंट्स की बेटा। कहते हैं लिबरलाइजेशन वर्चुअली वर्चुअली implied deregulation deregulation of industrial sector of economy। कहते हैं following observation highlights how it happened। ये कुछ ग्लिप्स हैं बेटा इसकी, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला सेगमेंट था हमारे पास abolition of industrial licensing। फर्स्ट सिचुएशन। दूसरा हमारे पास है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। थर्ड हमारे पास चेंज था डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया। फोर्थ वी आर हैविंग एक्सपेंशन
ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी. फिफ्थ वी आर हैविंग फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स. ये कुछ बेसिक सिचुएशंस है बेटा जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है. जरा ध्यान से सुनिए प्लीज. देखो जी, तो हमारे पास चार सेक्टर है, चार सिचुएशंस है जहां पर लिबरलाइजेशन की वजह से रिफॉर्म्स आया. इंडस्ट्रियल सेक्टर, financial sector, fiscal reforms and the external sector reforms, right? तो ये कुछ बेसिक सिचुएशंस है बेटा जहां पर हमारे लिबरलाइजेशन की वजह से रिफॉर्म्स आए. आर यू गेटिंग द पॉइंट? कहते हैं लिबरलाइजेशन वर्चुअली implied deregulation of industrial sector of the economy. डीरेगुलेशन का मतलब क्या होता है सुनिए प्लीज. यानी कि सर बिफोर 1991 इंडस्ट्रीज के ऊपर रेगुलेशन लगी हुई थी. ध्यान से सुनना, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उनके ऊपर बेटा 1991 से पहले रेगुलेशन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशन. मतलब सरकार का कंट्रोल है, इम्पोजिशन है, यानी कि सरकार के रूल्स के हिसाब से आप चलोगे. ठीक है, यानी कि दिस इज कंप्लीटली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट. यानी कि इंडस्ट्री पूरी तरह से कौन रेगुलेट करता है बेटा? सरकार अपने रेगुलेशन से. आपने इसमें आईपीआर पॉलिसी भी पढ़ा था, ठीक है. और जो एसएसआई का कॉन्सेप्ट है बेटा वो एक तरह से कोटा सिस्टम था, राइट. और उसमें आपने पढ़ा था दैट इज आईपीआर पॉलिसी, अगर मैं आपको बता चुका हूँ. तो ऐसी बहुत सारी रेगुलेशन थी बेटा जो किसके ऊपर इम्पोज कर रखी थी? इंडस्ट्रीज के ऊपर. तो इन रेगुलेशन को हटाना क्या कहलाता बेटे? डी रेगुलेशन. क्या कहलाता है जी? डी रेगुलेशन. है कि इंडस्ट्रीज के ऊपर से रेगुलेशंस को हटाना, कंट्रोल को हटाना. दैट मीनिंग, उसका मीनिंग क्या निकल के आता है? डी रेगुलेशन. और डी रेगुलेशन की होने के कारण इंडस्ट्रीज में क्या बदलाव आए, यानी कि कैसे कैसे डी रेगुलेट हुआ, देयर इज अ सिचुएशन. तो क्या क्या चीजें हटी, राइट? क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस हुई, किस चीज की फ्रीडम दी गई इंडस्ट्रीज को? सबसे पहले तो बोला गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को हटा दिया गया. दूसरा, पब्लिक सेक्टर को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है उसका कम कर दिया बेटा इन्वॉल्वमेंट पब्लिक सेक्टर का. 1991 से पहले बेटा ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट किसका था? पब्लिक सेक्टर का ही था. फिर कहते हैं डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया. प्रोडक्शन एरिया को डी रिजर्व कर दिया गया बेटा. जो पहले रिजर्व था अब उसको डी रिजर्व कर दिया गया. और एक्सपेंशन किया गया बेटा प्रोडक्शन कैपेसिटी में, राइट. प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए. याद है ना, मैंने आपको लाइसेंसिंग पॉलिसी कराई थी बेटा, वहां पर मैं आपको बताया था कि अगर आपको एक्सपेंशन भी करना है तो भी आपको सरकार से क्या ऑब्टेन करना पड़ेगा? लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा, ठीक है. एंड उसके बाद किया गया कि फ्रीडम दे दी गई बेटा कैपिटल गुड्स के इम्पोर्ट्स के ऊपर. अब सुनिए, ये मैं आपको वर्बली बताता रहा हूँ बट हमें इसको डिटेल में डिस्कस करना है कि अबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर क्या है, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरिया क्या है, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स क्या है. ये सारी चीजें बेटा हमें काफी डिटेल में डिस्कस करनी है. अगेन मैं आज नहीं कराऊंगा बेटा इसको, इट विल वी डिस्कस ऑन नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए बेटा इसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज जरूर कर लीजिएगा. हम काफी डिटेल में नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. इन चार पॉइंट को पढ़ेंगे बेटा. नेक्स्ट क्लास पूरी तरह से हमारी इन चार टॉपिक्स के ऊपर डिवोट रहेगी. मैं आज इसलिए नहीं करा रहा बेटा, आज मैं अगर आपको हाफ करा दूंगा तो नेक्स्ट क्लास में आपको प्रॉपर तरीके से फिर बेटा वो आधा आधा दिक्कत हो जाता है, राइट. तो मैं चारों के चार या पांच के पांच पॉइंट बेटा हम नेक्स्ट क्लास में काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. और हमारी नेक्स्ट क्लास पूरी तरह से डिवोट रहेगी बेटा इन पांच टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया और प्रीवियस क्लास में आपने जितना ही पढ़ा है, वीडियोस आपके पास अवेलेबल है, जितना रिवीजन कर सकते हैं कीजिए. एक भी डाउट नहीं होना चाहिए बेटा. प्रॉपर तरीके से चीजें आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएंगी, ठीक है. और जो लोग जो यूट्यूब से देख रहे हैं बच्चे, प्लीज आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर तरीके से नोट्स कॉपी करते रहिएगा. बिना नोट्स के बेटा आपको समझ में चीजें नहीं आएंगी. और कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझने के लिए नोट्स को नोट कॉपी करना, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही कॉपी करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यानी कि बेटा अपनी होशियारी लिखवा रहे हो, जैसे जिस मैनर में मैं आपसे नोट्स कॉपी करवा रहा हूँ प्लीज उसी मैनर में नोट कीजिएगा, सो दैट कि आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी से नोट्स बन पाएंगे, ठीक है जी. तो चलिए आज के लिए इतना ही बेटा, बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. इसको नोट कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा मुझसे, ठीक है जी. चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए बेटा अपना.